डूइंग? आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। मेरा नाम अंकिता लाल है और जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं आपको पढ़ा रही हूँ एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज हम लोग चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इल का पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, आज के पार्ट में हम बाकी की चीज़ें पढ़ेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल लेकर आई हूँ और कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों से उसका फीडबैक जानना चाहती हूँ। वो मैं बताऊँगी आप लोग को वक्त आने पे, बट अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो, लास्ट हमने कहाँ तक पढ़ा था? लास्ट हमने पढ़ा था कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि रोग संक्रमण के सामान्य तरीके। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस, यानी कि अंग विशिष्ट और उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति। अगर इसको कॉम्प्लेक्स ना करें और सिंपली समझे तो ये बता दूं, जब भी कोई माइक्रोब यानी कि कोई जीवाणु आपकी बॉडी में आता है तो क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव आपकी बॉडी में आता है तो वो कहाँ जाकर किस ऑर्गन या किस टिश्यू में किस तरह से काम करता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो जो सूक्ष्म जीव होता है, जैसे यहाँ लिखा है, वो अलग अलग शरीर के विभिन्न भागों में जाकर विकसित होता है। जैसे कुछ क्या करेंगे, कुछ सूक्ष्म जीव यानी कि कुछ माइक्रोब्स जो है वो एंटर करेंगे जाके आपके लंग्स में, जो हवा से आए हैं। कुछ क्या करेंगे, आपके मुंह से आपके क्या करेंगे, आपके गले थ्रोट में चले जाएंगे। कुछ क्या करेंगे, आपकी लंग्स को अफेक्ट कर देंगे, कुछ आपके लिवर को अफेक्ट कर देंगे। यानी कि अलग अलग ऑर्गन अलग अलग अंग में जाकर ये काम करते हैं और अलग अलग अंग में इनका अलग अलग रोल होता है। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। और अब आप मुझसे पूछोगे ये क्यों जानना ज़रूरी है? तो पहले हमने क्या बात की थी, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर सिम्टम्स देखेंगे, डॉक्टर साइंस देखेंगे, फिर डॉक्टर आपसे पूछेंगे कि आपको क्या चीज़ें हो रही हैं, फिर आप लोगों को वो आगे बताएं। और अगर मान लो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ भाई बैक्टीरिया से हुआ है या वायरस से हुआ है या फिर इससे हुआ है, तो अब वो ये देखेंगे कि वो स्पेशल वायरस या बैक्टीरिया किधर जाकर असर करेगा। जैसे अगर आपको सर्दी खांसी होती है तो कहाँ होती है, आपके गले में, आपके नाक में, वहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं, चेस्ट में प्रॉब्लम होती है, लंग्स में प्रॉब्लम होती है। तो ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन से। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। अब बस हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी बीमारी, कौन से माइक्रोब कहाँ करते हैं, कौन से सूक्ष्म जीव कहाँ जाते हैं, बस इसी को देखेंगे। बड़ा सिंपल सा है, चलो करते हैं। तो देखो, कुछ जो हैं ऑर्गेनिजम्स वो नाक से जाते हैं, घुसते हैं और चले जाते हैं आपके लंग्स में। जैसे कि टीबी बैक्टीरिया से होता है, अब तो आप जान चुके होंगे, 1000 बार बात की है हमने। तो टीबी जो है वो क्या करेगा, जाके लंग्स पे अफेक्ट करेगा। बट मैं और भी चीज़ें बता दूं आपको, ये शायद आप लोगों को कम पता हो। एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, ये ना कभी एग्जाम में किसी इसमें दिख गया ना स्टेटमेंट में तो कंफ्यूज हो जाओगे। हम लोगों को ज़्यादातर पता है कि टीबी लंग्स में होता है, बट एक चीज़ बता दूं, टीबी कैन ऑल्सो अफेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ बॉडीज़। जैसे क्या, ये आपके ब्रेन, किडनी, स्पाइन, इन सबको अफेक्ट कर सकता है एंड मेनी मोर। ओके, और ब्रेन और किडनी और स्पाइन, दिमाग, हमारी किडनी या स्पाइन कहीं पे भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये चीज़ ना पता होनी चाहिए। हमारे दिमाग में रहता है कि टीबी तो सिर्फ लंग्स में ही होगा, तो वो ना दिक्कत की बात है। हम यहाँ इस क्लास में तो हम कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने देंगे। ओके, आप लोगों के लिए मैं हूँ इधर। चलो, तो ये हमने देख लिया, एक एक्स्ट्रा चीज़ बता दी मैंने आपको। अब क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स मुंह से एंटर करते हैं, नाक से तो देख लिया। तो जो मुंह से एंटर करते हैं वो हमारी गट लाइनिंग, गट का मतलब होता है हमारा इंटेस्टाइन, उसको गट बोलते हैं। ठीक है, एक बहुत ही फैंसी सा भाषा है, बट हमारी ये इंटेस्टाइन की बात हो रही है, हमारी अतरियों की ही बात हो रही है। तो इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। जैसे कि टाइफॉइड, जब टाइफॉइड होता है ना किसी को, वो भी बैक्टीरिया से होता है, अब तो पता ही होगा आप लोगों को, इतनी बार बताया। टाइफॉइड जो है वो गट में हो जाता है, इसलिए जिनको टाइफॉइड होता है उनको उल्टी या फिर उनको लूज मोशंस, ये वाली चीज़ें दिखती हैं। ओके, कुछ माइक्रोब जो हैं वो जाएंगे आपके लिवर में। जैसे कि जो वायरस बीमारी करता है जॉन्डिस, वो आपके लिवर में होता है। ठीक है, और लिवर जॉन्डिस में होता क्या है, पीलिया बोलते हैं जॉन्डिस को, सुना ही होगा आप लोगों ने, पीलिया भी बोलते हैं। होता क्या है इसमें ना येलो हो जाती है बॉडी, क्योंकि लिवर को जाके अफेक्ट करता है। वहाँ पे बिलीरुबिन, मतलब वहाँ पे कुछ चलो मैं आपको बता ही देती हूँ, थोड़ा थोड़ा बताती हूँ, कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहती मैं, बट थोड़ा सा पता होना चाहिए, इंटरेस्टिंग भी है। चलो बताती हूँ।
जॉन्डिस जो होता है, अभी तक तो आप समझ चुके हैं जॉन्डिस होता है वायरस से, इतना तो पता चल गया। दूसरी चीज़ होता क्या है ना, जॉन्डिस में अगर किसी को जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस है क्या, जॉन्डिस येलोनेस है, येलोनेस हो जाती है। ये क्यों येलो होता है हमारा, कौन कौन से ऑर्गन्स येलो हो जाते हैं, तो जॉन्डिस इज बेसिकली येलो कलर हो जाता है स्किन में, स्किन पीली हो जाती है, आईज पीले हो जाते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन पीला हो जाता है, ये सारी चीज़ें पीली हो जाती हैं। ऐसा होता क्यों है, ये दिमाग में आएगा कि होता क्या है। तो पहली बात, अगर जॉन्डिस है तो ये बता रहा है कि लिवर में कोई ना कोई डैमेज हो रखा है, ठीक। तो ये हुआ जॉन्डिस से पता चला कि लिवर में कोई डैमेज हो रखा है। बट पीला हुआ कैसे, ये भी हम यहाँ जानेंगे। तो बिलीरुबिन नाम का एक पिगमेंट होता है, बिलीरुबिन। बिलीरुबिन अब पूछोगे क्या है, तो ये बेसिकली एक बाई प्रोडक्ट होता है आरबीसी का, पुराने आरबीसी का, ओल्ड आरबीसी। आरबीसी पता है ना आपको, रेड ब्लड सेल्स, ये ब्लड का टाइप पढ़ा होगा तो बताया था मैंने आप लोगों को आरबीसी, तो उसका बाई प्रोडक्ट होता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन जो है वो इसी के वजह से, इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है और इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और इसके कॉन्सेंट्रेशन की वजह से येलोनेस आ जाती है, ठीक है, ये आप समझ गए। तो बिलीरुबिन लेवल्स हाई हो जाते हैं, लेवल जो है बिलीरुबिन का वो टू हाई, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और इस वजह से येलोनेस आ जाती है। और बिलीरुबिन भी आपको पता चल गया क्या है, बिलीरुबिन बेसिकली बाई प्रोडक्ट है ओल्ड आरबीसी का। ये भी हो सकता है कहीं दिख जाए, तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि मुझे लगता है कहीं आ सकता है, कहीं कुछ भी हम मुझे लगे कि एग्जाम स्पेसिफिक है, क्योंकि मैं बहुत रीड करती हूँ क्वेश्चंस को आप लोगों के लिए अलग अलग एग्जाम के। तो ना क्या होता है ना, एक पैटर्न होता है, आप क्या करोगे ना, आप सब कुछ पढ़ लोगे और फिर उसका रिजल्ट नहीं आएगा तो फ़ायदा नहीं है, तो वो काम मेरे पे छोड़ दो, आप लोग पढ़ाई करो। चलो, तो ये हमने देख लिया जॉन्डिस के बारे में। अब हम लोग क्या देखेंगे, दूसरी बीमारी, दूसरे मोड्स। ये तो पता चल गया आपको, पहला मोड जिसमें ये बॉडी पार्ट से घुस रहे थे, ठीक है, अलग अलग नोज, माउथ एंड लिवर। अब हम लोग देखेंगे दूसरा मोड, जैसे कि एचआईवी। एचआईवी से क्या होता है, एड्स होता है, ठीक है। एचआईवी सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू या फिर लिम्फ के स्प्रेड के थ्रू, इनफैक्ट ब्लड से भी एचआईवी जो है, ब्लड का कांटेक्ट होगा ना तो भी एचआईवी हो जाता है, और सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू भी रिप्रोडक्शन के दौरान। इसमें क्या होता है, ये बॉडी में जाता है और फिर आपको बताया था मैंने, एड्स में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। देखो, किसी को अगर एचआईवी होता है ना तो वो एचआईवी से नहीं मरता है पर से, वो मरता है किसी दूसरी बीमारी से, क्योंकि हमारा जो इम्यूनिटी, एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी। कभी कभी किसी चीज़ का फुल फॉर्म ही ना आपको आंसर तक पहुंचा देगा। इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब आपका जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो डेफिशिएंट हो गई है, वो काम नहीं कर रही ढंग से। तो क्या होगा, मान लो किसी को सर्दी खांसी भी हो जाती है ना, तो हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा प्रतिरक्षा क्षमता इतनी है कि वो ठीक कर सकता है उसको। बट एचआईवी अगर किसी को हो गई तो उसकी सर्दी खांसी तक ठीक नहीं होगी और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। तो एचआईवी के बारे में ये चीज़ मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे मलेरिया कॉजिंग माइक्रो। मलेरिया किससे होता है, डेंगू किससे होता है, तो मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया की अगर स्पेशली बात करें तो मच्छर काटता है, और ये मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है, किसका प्रोटोजोआ, मलेरिया का, जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। मैंने बहुत बार बताया, मैं फिर से लिख देती हूँ, प्लाज्मोडियम। उसके अलग अलग स्पीसीज हैं, वाइवेक्स है ये वो, बट आप भी प्लाज्मोडियम याद रखो। प्लाज्मोडियम जो है वो मच्छर के काटने से घुसता है और चला जाता है लिवर में, और लिवर से चला जाता है आरबीसी में। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लिवर एंड देन लिवर टू आरबीसी, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, लिवर टू आरबीसी, ये समझ गए। एक और बीमारी है जो आपको याद रखनी है, जिसका नाम है जापानीज एंसेफेलाइटिस। जापानीज एंसेफेलाइटिस होता है ब्रेन फीवर, और ये कौन कॉज करता है, तो वायरस। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया है, याद रखना है। ये भी मस्कीटो के मच्छर के काटने से, मस्कीटो के काटने यानी मच्छर के काटने से होता है। और ये क्योंकि जापानीज एंसेफेलाइटिस ब्रेन फीवर है, नाम क्यों रखा है इसका ब्रेन फीवर, क्योंकि ये ब्रेन को इन्फेक्ट कर देता है। सोचो कितना खतरनाक है। तो अब हमें ये पता चल गया, जो साइन और सिम्टम है किसी भी बीमारी का, वो डिपेंड करता है कि कौन से टिश्यू और ऑर्गन में वो ऑर्गेनिज्म टारगेट कर रहा है। मैनिफेस्टेशन इज बहुत बड़ा फैंसी वर्ड है, डरना नहीं है, इसका ये मतलब है कहाँ पे टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर पता चल गया, अगर लंग टारगेट है तो सिम्टम क्या होगी, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, है कि नहीं। अगर लिवर टारगेट है तो क्या हो जाएगा, जॉन्डिस, मैंने बताया पीला हो जाएगा। अगर ब्रेन टारगेट है तो क्या होगा, हेडेक होगी, वॉमिटिंग होगी, फिट्स एंड अनकॉन्शियसनेस। ये फिट्स क्या है मैं बताती हूँ आपको। आपने सुना है कुछ लोग जो होते हैं उनमें, मिर्गी सुनी है आप लोगों ने, मिर्गी,
मिर्गी सुनी होगी आप लोगों ने, मिर्गी होना, दौरे आना लोग बोलते हैं। ये होता क्या है, इसको फिट्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, याद रखना है। मिर्गी जो होता है वो होता है फिट्स, झटके आना भी कहते हैं लोग, दौरा आना भी कहते हैं, दौरा आना, दोहरा जो भी है ये कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये फिट्स, अगर किसी के ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसको ये फिट्स वगैरह आएगा, है कि नहीं, अनकॉन्शियसनेस, बेहोश आ जाएंगे, चक्कर आ जाएगा। तो इससे आपको ऑर्गन मैनिफेस्टेशन समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरी चीज़ करने वाले, वो है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है, ये होती है प्रतिरक्षा प्रणाली, ठीक है। तो अगर आपको पता चल गया टिश्यू स्पेसिफिक की क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो अब हमारा शरीर लड़ेगा। बीमारी हो गई है पर अब हमारा शरीर लड़ेगा कैसे, तो वो लड़ेगा हमारे इम्यून सिस्टम की मदद से, प्रतिरक्षा प्रणाली की मदद से। ये एक्टिवेट हो जाता है जब इन्फेक्शन होता है। अभी मैंने आपको पिछले क्लासेस में बहुत बार इम्यून सिस्टम बता दिया है, पर मैं एक बार और आप लोगों को बता देती हूँ, इस बार थोड़ा कंसाइज में, क्योंकि पहले मैंने डिटेल में बताया है और आगे भी आएंगे जब स्पेसिफिकली इम्यून सिस्टम। इनफैक्ट ब्लड वाला चैप्टर भी आप लोग जाके रिवाइज करना, जहाँ पे WBC बताया है मैंने, वहाँ WBC में प्रॉपर तरह से इम्यून सिस्टम बताई है, बट एक बार और थोड़ा सा क्लियर कर दूंगी। चलो, एक्टिव इम्यून सिस्टम की बात करें तो एक्टिव इम्यून सिस्टम होता क्या है, मान लो कोई माइक्रोब आया, उसने बीमारी क्रिएट कर दी। बीमारी होगा तो क्या होगा, एक चीज़ होती है उसको कहते हैं इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन आप जानते हो, कोई भी चीज़ इन्फ्लेम हो जाना। कैसे पता चलता है इन्फ्लेमेशन हुआ है, कहीं पे अगर किसी कीड़े ने काट लिया, कुछ हो गया, तो क्या होता है, लाल रंग का सूज जाता है कि नहीं, अलग रंग की रैश हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि स्किन इन्फ्लेमेशन हो गया, मतलब किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ। अब हमारा शरीर जाग जाएगा लड़ने के लिए। बट उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखो किस किस तरह से पता चलता है कि बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है। एलर्जी से पता चलता है, अलग अलग चीज़ों से। अब क्या होगा, लोकल चीज़ें होंगी, कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो लोकल इफेक्ट होता है, और एक होता है जनरल इफेक्ट। लोकल क्या है, आपको कहीं पे दर्द होना शुरू हो गया, कहीं पे कुछ सूज गया, सूजन हो गई, कहीं पे दर्द होना शुरू हो गया, दर्द या फिर सूजन हो गई, तो आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि हाँ भाई कुछ तो प्रॉब्लम है हमारे शरीर में। फिर एक होता है जनरल इफेक्ट, जिसको कहते हैं फीवर, बुखार आना। अभी बुखार होता है तब लगता है कि हाँ भाई कुछ तो सीरियस हुआ है, कुछ दिन देखते हैं नहीं होता है, फिर डॉक्टर के पास चले जाते हैं, यही चीज़ होती है ना। यानी ये प्रोसेस है ठीक होने का। अगर ये चीज़ होगी नहीं, सूजन होगी नहीं, दर्द होगा नहीं, ये सारी चीज़ें जो पिक्चर में दिख रही है आपको, एलर्जी का रिएक्शन होगा नहीं, फोटो सेंसिटिविटी होगी नहीं, रैश होगा नहीं, डैमेज होगा नहीं, तो आप कैसे समझोगे कि कुछ हो रखा है। तो इसीलिए ये होता है, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम का प्रोसेस है ये, ठीक है। अब तो पता चल गया इन्फेक्शन हो गया। अब क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम तक जाएगा ये वायरस, ठीक है, और इम्यून सिस्टम जाएगा तो इम्यून सिस्टम में जाकर इम्यून सिस्टम उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। अभी देखो, जैसे एक छोटा सा इन्फेक्शन हो गया गट में, यानी कि मैंने बोला था इंटेस्टाइन वाला पूरा पार्ट आपका गट है, ठीक है, जो पूरा डाइजेशन मदद कर रहा है ना, वो गट है। मान लो गट में एक छोटा इन्फेक्शन हो गया तो बहुत बड़ा डायरिया हो सकता है, कई केसेस में खून का भी लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको बताती हैं कि किस तरह से इन्फेक्शन काम करता है। दूसरी चीज़ होती है सीवियरिटी ऑफ डिजीज़, कि कितनी तीव्र है डिजीज़, ठीक है, और वो डिपेंड करता है किस पे। चलो एक बात बताओ, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, कोई भी चीज़ अगर किसी को अफेक्ट कर रही है, या छोड़ो इसको मैं सिंपल भाषा में बताती हूँ, आपको मैंने एक बोल में खीर दिया, ठीक है, मैंने आपको इतना भर के खीर दिया, आपका पेट भरेगा नहीं, इतना भर के दिया, अब भरेगा, हाँ शायद, यहाँ तक दूंगी तो भर जाएगा। यानी अमाउंट जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे अमाउंट बढ़ रहा है, आपकी ये भी बढ़ रही है, आपका पेट भी भर रहा है ना। तो वैसे यहाँ पे भी है, जैसे जैसे नंबर ऑफ माइक्रोब्स बढ़ेंगे वैसे वैसे डिजीज़ सीवियर होता जाएगा, उतनी ज़्यादा तीव्र होती जाएगी। वही सेम चीज़ है, अगर नंबर ऑफ माइक्रोब बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम माइक्रोब है, तो थोड़ा सा ही होगा, आपको कई बार पता भी नहीं चलता है, हमें सर्दी खांसी हो जाती है, चला जाता है, ठीक है। अगर नंबर बहुत ज़्यादा है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, जीवन को ख़त्म करने लायक हो सकता है, ठीक है। अब इम्यून सिस्टम डिटरमाइन करता है कि फैक्टर, इम्यून सिस्टम इज अ मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ माइक्रोब्स सर्वाइविंग इन द बॉडी। क्या होता है ना, अगर थोड़े मोड़े कुछ भी ऐसे डिजीजेज माइक्रोब्स आ गए तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो देखता है कि हाँ इतना फैटल नहीं है, तो उस तरह से रिएक्ट नहीं करता है। बट जैसे ही बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएंगे तो इम्यून सिस्टम अब काम करने लग जाएगा।
इम्यून सिस्टम क्या है? ये प्रतिरक्षा तंत्र या प्रणाली है। होता क्या है, देखो दो तरह के इम्यून सिस्टम होते हैं, मैंने आप लोगों को पहले बताया, अभी भी बताती हूँ। एक होता है अक्वायर्ड और दूसरा होता है इनेट, उपार्जित और सहज। मतलब क्या है, एकदम सिंपल में कहूँ, हम जैसे जन्म लेते हैं ना, जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर एक वो होती है, तरीका होता है हमारी बॉडी के अंदर कि कैसे लड़ा जाए बीमारी से। और अक्वायर्ड क्या होता है कि जैसे जैसे, अब अगर चलो ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग हो रहा है, मैं आपको सिंपल और सिंपल कर देती हूँ। देखो इनेट क्या होता है? इनेट बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। क्या होता है ये? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन, पहला लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है। अभी क्या होता है, और ये अडेप्टिव जो है वो धीरे, एक्वायर्ड जो है वो अडेप्टिव होता है, यानी धीरे धीरे अडेप्ट करता है हमारी बॉडी में। अगर ऐसे देखें तो इम्यूनिटी ये बाय बर्थ होती है, इनेट, ठीक है, बाय बर्थ होती है। और ये जो होती है वो डेवलप करती है आफ्टर एक्सपोजर ऑफ अ डिजीज़, कोई डिजीज़ ने एक्सपोज कर लिया तो। जैसे कि अगर किसी को, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं इनेट में क्या हो गया, इनेट जो होता है आपके जन्म के साथ है, आपको तो पता चल गया। क्या होता है ना, कुछ बैरियर्स होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो हमारे टीयर्स होते हैं ना, उसमें भी एंजाइम होते हैं। जो हमारा आंसू होता है उसमें भी एंजाइम होता है। इनफैक्ट हमारा जो सलाइवा होता है उसमें भी एंजाइम्स होते हैं। यानी कि इसके साथ हम लोग बॉन्ड हुए हैं। किसी भी तरह का मुंह में घाव होना, छाले वगैरह हो तो क्या होता है कि वो खुद ही हमारी बॉडी खुद से ठीक कर सकता है। हमने जन्म लिया इसके साथ। पर अक्वायर्ड ऐसा है कि एक बार किसी बीमारी ने छू लिया या आपने उसको वैक्सीन दे दी, तब हमारी बॉडी उसको पहचानने लगता है और लड़ता है। जैसे कि बचपन में पोलियो का आपको वैक्सीन मिलता था ना, पोलियो वैक्सीन। क्यों? क्योंकि पोलियो से लड़ने की क्षमता के साथ हम जन्म नहीं लेते हैं। हमें ट्रेन किया जाता है हमारी बॉडी को कि भैया तुमको अगर कल को पोलियो आया तुम्हारे ऊपर अटैक करने तो तुम लड़ सको। बेसिकली उसको प्रिपेयर करते हैं लड़ने के लिए। बट ये जो होता है ना सहज, ये वाले के साथ हम जन्म लेते हैं, हमारी बॉडी पहले से ही लड़ने के काबिल होती है। तो ये एक सिंपल डिफरेंस है। तो जब इस तरह की कोई बीमारी होती है ना, जब हम ये कम्युनिकेबल डिजीजेस वगैरह पढ़े, तो यहाँ पे ये उपार्जित यानी कि अक्वायर्ड जो है वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। एक और डिफरेंस मैं बता दूँ, ये जो अक्वायर्ड होता है ना बड़ा स्पेसिफिक होता है, क्योंकि ये एक बीमारी ने पहचान लिया, उससे लड़ने की इसको क्षमता होती है। बट जो इनेट होता है ना वो स्पेसिफिक नहीं होता है, नॉट स्पेसिफिक। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली उसी को मारेगा, क्योंकि ये बहुत जेनरिक है, हम जन्म ही लिए हैं इसके साथ। तो ये थोड़ा एक डिफरेंस बता दिया, आप लोगों को पता रहेगा तो काम आएगा। तो इस तरह से हमने टाइप्स ऑफ ये देख लिया। और इम्यून सिस्टम कैसे लड़ता है मैंने आप लोगों को पहले बताया भी था कि हमारी बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी सिस्टम चलता है, प्रतिजन और प्रतिपिंड। एंटीजन अटैक करता है, एंटीजन इज बेसिकली कोई भी माइक्रोब, और हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है, प्रतिपिंड बनाती है, और ये एंटीबॉडी जो है वो लड़ता है फिर एंटीजन से। और इसको मैंने आपको बताया था, WBC होती है, लिम्फोसाइट होता है, वो हेल्प करता है। एक बार थोड़ा रिवाइज कर लें उसको, ठीक है। अब ये देखो, ये नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है। जैसे कि कोई इन्वेडर यानी कि वायरस बॉडी में एंटर किया, तो जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं जिनको लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, वो एंटीबॉडी बना लेते हैं। जैसा कि यहाँ मैंने आपको बताया था, देखो ये वायरस यहाँ पे अटैक कर रहा है, ये एंटीबॉडी आई और इस पर कैसे देखो चिपक गई है, देख रहे हो, चिपक के इसको मारेगी। चिपकना इसका और कोई दोस्ती यारी करने के लिए नहीं चिपकता, ये मारने के लिए चिपकता है। तो ये एंटीबॉडी यानी कि प्रतिपिंड आ चुका है यहाँ पे। क्या आ चुका है यहाँ? प्रतिपिंड बन चुका है हमारी बॉडी का। और ये वायरस क्या है? ये एंटीजन है, प्रतिजन है, ये एंटीजन है। और यही, आई एम सॉरी वो मेरे नोट्स आ गए थे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आप आगे देखो, चलो। तो ये देख लिया हमने प्रतिपिंड एंटीजन। अब यहाँ पे ये चीज़ जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी वो ये है कि एक होता है ऑटो इम्यून डिजीज़। इसमें क्या होता है ना, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बना के हमारे अपने ही सेल को मारना शुरू कर देती है। इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़, और ये बड़ा खतरनाक होता है। आप सोचो, हमारी बॉडी लड़ने की क्षमता है उसको, वो हमसे ही लड़ने लग जाए तो ये ऐसा हो गया कि घर में 2 लोग हैं, भाई भाई बहन बहन, इन लोग को साथ में दुनिया से लड़ना था, या आपस में ही लड़ गए, तो क्या होगा? फैमिली टूट जाएगी ना, आपस में लड़ गए। वही ऑटो इम्यून डिजीज़ है, आपस में ही लड़ जाता है। तो सोचो, एक फॉरेन सब्सटेंस जो है वो आता है, वो बॉडली सब्सटेंस नॉर्मल बॉडी सेल ऑल्टर हो जाती है, और लिम्फोसाइट नॉर्मल बॉडी सेल को ही मारने लगता है। ये ऑटो इम्यून डिजीजेस के कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ, ये है आपका काम का सामान, ये समझाने के लिए। और अब मैं आपको कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस के नाम बताती हूँ, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है।
पहला है टाइप 1 डायबिटीज़, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल बच्चों, आप लोग याद रखेंगे। फिर दूसरा है रिमेटॉइड आर्थराइटिस, रियोमाटॉइड आर्थराइटिस। और फिर जो आता है एक है ल्यूपस। अगर आप लोग थोड़ा इसको फॉलो करते होंगे सेलिब्रिटी न्यूज़ को, तो एक दो सेलिब्रिटीज़ है फेमस, जैसे कि आपने सुना होगा सेलिना गोमेज और ये लोग, उनको भी ये ल्यूपस है। उसके अलावा एक और है, मैं एक और बता देती हूँ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। पॉप न्यूज़ भी थोड़ी सी कभी कभी हेल्प कर देती है आपकी, तो अपने हिसाब से देखें। चलिए, तो ये हो गया ऑटो इम्यून डिजीज़। अब हम लोग क्या देखेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, यानी उपचार के नियम। उपचार कैसे करेंगे, ये हो गया, आइडेंटिफाई हो गया, टाइप पता चल गया, अब हम ट्रीटमेंट पे पहुंच चुके हैं। देखो, दो तरीके हैं जिससे किसी बीमारी को ट्रीट किया जा सकता है। ओके, तो पहला तरीका है इफेक्ट को रिड्यूस करो, जैसे कि इसमें सिम्टम्स को रिड्यूस करने का तरीका है। देखो, दो चीज़, या तो तुम सिम्टम्स कम करो या तो उस बीमारी को ही मार दो, उस माइक्रोब को ही मार दो जो वो सिम्टम कर रहा है। ठीक, क्या होता है ना, जब आप सिम्टम लेके जाते हो, फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा फीवर लेके जाते हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है आपकी बॉडी में लेके जाते हो, या लूज मोशंस लेके जाते हो, तो डॉक्टर क्या करेगा, ऐसी दवाई देगा जो आपका फीवर कम कर दे, दर्द कम कर दे, लूज मोशन कम कर दे। तो जैसे ये सिम्टम्स को ट्रीट करोगे ना, तो इससे क्या होगा कि आपका सिम्टम्स कम होगा तो आप ठीक फील करोगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट में क्या होता है कि सिम्टम कम हो जाते हैं, बट वो माइक्रोब तो रह ही जाता है ना, वो सूक्ष्म जीव तो रह ही जाता है जो आपको ये बीमारी कर रहा है। तो इसमें आपका डिजीज़ नहीं ठीक होगा, आपके सिम्टम ठीक होंगे। तो एक तो ये तरीका है, मोस्टली आप देखते होंगे कि सिम्टम्स ही रिड्यूस किया जाता है। दूसरा है कि आप उस माइक्रोब को ही मार दो जो आपको ये बीमारी कर रहा है। जैसे माइक्रोब का क्या ग्रुप बताया, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये करते हैं बीमारी। इनका एक लाइफ प्रोसेस, इनको कैसे मारोगे, जैसे हमारा बॉडी का जो लाइफ प्रोसेस है उसमें डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन चीज़ें हो रही होती है, ठीक है, वैसे ही इनके अंदर भी वैसी चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ के अंदर। तो इनका भी एक बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस है जो एकदम पिक्यूलियर यानी स्पेशल होगा कि ये ऐसे ही काम करता है। आप उस लाइफ प्रोसेस को टारगेट कर दो, आप उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को तोड़ दो, आप उसके नर्वस सिस्टम को तोड़ दो। ऐसे तो नर्वस सिस्टम होते नहीं हैं ऐसे छोटे ऑर्गेनिजम्स में, बट फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया डाइजेस्टिव सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप टारगेट कर दो। क्या करोगे, उससे आपके ये माइक्रोब भी मर जाएंगे। तो आपको पता चल गया, या तो इफेक्ट रिड्यूस करो या तो बीमारी वाले माइक्रोब को ही मार दो। अब देखो, These processes may be pathway for the synthesis of new substance और हाँ यही चीज़ जो मैं आपको बता रही थी कि जो रेस्पिरेशन हो गया आप उसको मार दो, ये सारी चीज़ों को मार दो। लेकिन इसको आप करोगे कैसे, तो एक ड्रग लेकर के आओगे, एक दवाई लेकर के आओगे जो इस पाथवे को ही ब्लॉक कर दे। जैसे एंटीबायोटिक हम क्यों लेते हैं, एंटीबायोटिक क्या करता है, ये पाथवे को ही ब्लॉक कर देता है, उनको जीने के जो उनका तरीका वही मार देता है। सिमिलरली कुछ ड्रग्स होती हैं जो आपके प्रोटोजोआ को मार देती हैं, जैसे कि मलेरियल पैरासाइट। इसका नाम भी हम आपको बताएंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, ये नाम आप रट लो, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से पेपरों में भी आया है। क्लोरोक्वीन, और ज़्यादा लोग क्लोरोक्वीन ही जानते हैं, मैं आपको एक एक्स्ट्रा बताऊँगी क्योंकि आपको पता है हमारी क्लास में थोड़ा एक्स्ट्रा जानते हैं ताकि कोई कमी ना रहे। एक होता है मेफ्लोक्विन, एक होता है क्लोरोक्विन, उसके अलावा और भी है, एक डाईऑक्सीसिलिन भी है, डॉक्सीसिलिन बेसिकली उसको बोलते हैं, डाईऑक्सीसिलिन साइक्लिन, सॉरी आई एम सो सॉरी, डाईऑक्सीसाइक्लिन, एक ये भी है। तो ये भी कुछ एग्जाम्पल हैं इस ड्रग के जो किल करता है प्रोटोजोआ इन मलेरिया पैरासाइट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक। तो आपको पता चल गया ये। अभी कुछ होता है ना ये हो गया, आपको पता चल गया प्रोटोजोआ मारने का, और एंटीबायोटिक किसका, बैक्टीरिया का पाथवे खत्म करने का। बट जब वायरस की बात आती है ना, तो वायरस को मारना इतना आसान नहीं है उसकी, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया वायरस का ऊपर पिछली क्लास में कि वायरस आर नॉट टिपिकल लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उनके अंदर जो है ना जेनेटिक मटेरियल होता है। वायरस की बात करें तो उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे कि या तो उसके अंदर डीएनए होगा या आरएनए, डीएनए और आरएनए कुछ भी होगा, लेकिन ये तब तक नहीं रेप्लिकेट करेंगे जब तक ये होस्ट की बॉडी में यानी किसी की बॉडी में ना चले जाए।
तो क्या होगा, तब वो जीवित हो जाएंगे। तो कितना कॉम्प्लेक्स है ना, इसीलिए इनको मारने के लिए जो एंटीवायरल मेडिसिन होती है वो बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट, ठीक है, क्योंकि वायरस में फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म। एक तो ये जब सेल हमारे सेल में एंटर करते हैं, हमारी ही मशीनरी यूज़ करके हमारे सेल में क्यों ये जाकर रेप्लिकेट करते हैं, क्योंकि हमारे लाइफ प्रोसेसेस का फ़ायदा उठाते हैं और तब जाकर अपनी जीवनी चलाते हैं। इसीलिए एंटीवायरल ड्रग बनाना बहुत मुश्किल है नॉर्मल ड्रग से। और कुछ सेलेक्ट देयर आर रिलेटिवली फ्यू वायरस स्पेसिफिक टारगेट्स है। और ये भी एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो वायरस स्पेसिफिक टारगेट है ना, वो भी मुश्किल से मिलते हैं, तो इससे आपको ये पता चल गया। लेकिन ये लिमिटेशन के बावजूद अभी भी कुछ ऐसे एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो इफ़ेक्टिव हैं, ठीक है। जैसे HIV को कंट्रोल रखने के लिए भी कुछ ड्रग्स होती हैं जो HIV को कंट्रोल रखती है। लेकिन एक और चीज़ बता दूं, HIV का कोई क्योर नहीं है, देयर इज़ नो क्योर टू HIV, ठीक है। वैसे अभी ट्राई कर रहे हैं ढूंढने का, देयर इज़ नो क्योर, बट हाँ अंडर कंट्रोल रख सकते हैं, ठीक है, अंडर कंट्रोल रह सकता है, बट क्योर नहीं है। बट अभी हमारा साइंटिफिक सिस्टम, मेडिकल साइंस इतना अच्छा कर चुका है, तो वी आर होपिंग दैट सम डे और द अदर दिस phenomena, that this discovery is going to make a breakthrough, okay, but for time being let's just focus on prevention। ये वाली चीज़ होती है, ठीक है। तो हम समझ गए ये वाली एंटीवायरल। अब हम देखेंगे लिमिटेशन ऑफ ट्रीटमेंट अप्रोच। ये जो ट्रीटमेंट हम कर रहे थे इसका कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि 3 लिमिटेशन है इस अप्रोच की। पहली चीज़ को, जब कोई बीमारी हो जाती है इन्फेक्टेड, तो बॉडी फंक्शन तो डैमेज हो जाते हैं, कभी कभी ये कभी रिकवर ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्या होता है, ट्रीटमेंट, एक तो ट्रीटमेंट समय लेता है, ठीक है। उसके अलावा ये चीज़, तो देखो पहला हमने क्या देखा लिमिटेशन, तो पहला लिमिटेशन है कि इट मे नेवर, यानी कि ऑर्गन्स जो बॉडी फंक्शन डैमेज हो जाते हैं, इट मे नेवर रिकवर कम्प्लीटली, हो सकता है कभी रिकवर ही ना करे ढंग से, ठीक है। तो पहला लिमिटेशन हमने यहाँ देख लिया, इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, वेट अ सेकेंड, अच्छे से करती हूँ, ठीक। पहला लिमिटेशन हमने देख लिया। दूसरा लिमिटेशन ये है कि ट्रीटमेंट में काफ़ी समय लगता है, इंसान बीमारी से तड़प रहा है और वो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो दूसरी चीज़ ये है। तीसरा क्या है कि कई बार क्या होता है ना, जो इन्फेक्शन, किसी बीमारी किसी बंदे को हो गया और अगर वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो वो क्या करेगा ना, वो फिर हेल्प सोर्स की तरह काम करेगा, वो सोर्स की तरह काम करेगा, वेक्टर की तरह काम करने लगेगा। वेक्टर तो नहीं कह सकते एग्जैक्टली, बट वो ऐसा काम करने लगेगा, वो डिजीज़ स्प्रेडर बन जाएगा, बीमारी फैलाने का सोर्स बन जाएगा। तो यानी कि कितना खतरनाक है कि कैन सर्व एज अ सोर्स फ्रॉम वेयर इन्फेक्शन में स्प्रेड, इन्फेक्शन का सोर्स बन गया। सोच रहे हो, किसी को बीमारी हुई, वो ठीक तो नहीं हुई उसकी, वो दूसरे को भी फैला दिया, वैसा वाला चीज़ हो जाता है। तो कितनी डिफ़िकल्टीज हैं, ये लिमिटेशंस हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन देयर क्योर। नहीं, मेरा कहने का ये मतलब है कि प्रिवेंशन की भले ही लिमिटेशंस हैं, बट स्टिल प्रिवेंशन इज़ बेटर देन देयर क्योर। क्या मतलब, मैं आपको बता रही हूँ ट्रीटमेंट की बात। अगर हम लोग कहें कि ये चले हमने ट्रीटमेंट देखा, यानी कि हम क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेट मी रीफ्रेज, हम यहाँ पे क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर हम इसको प्रिवेंट करें, बीमारी होने ही ना दे पहली जगह, तो प्रिवेंट करने की कोशिश करें, हम बीमारी होने ही ना दें, बीमारी ना होने दें, तो हमें क्या होगा, क्योर का इशू ही नहीं आएगा। बीमारी ना होने दें तो क्योर का तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगा ना। तो वही हमें करना है, हमें प्रिवेंट करके रखना, बचा के रखना है, निवारण करना है, यानी कि निवारण के सिद्धांत, ओके। तो पहली चीज़ अब हम लोग देखते हैं कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बीमारी से बचा सकते हैं। तो कुछ हेल्दी लिविंग जीकर, हम हेल्दी लाइफस्टाइल जीकर, कैसे, न्यूट्रिशन अच्छा खाना लो, एक्सरसाइज करो, अच्छे खाने में विटामिन मिनरल, लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, वॉक वगैरह करो, रिलैक्स रहो। देखो क्या होता है ना कि कई बार हम सोचते हैं कि हम हेल्दी खा रहे हैं, सब कुछ करें, फिर भी हमारे को कुछ कुछ अलग इश्यूज आ रहे हैं, जैसे हेडेक हो रहा है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और भी इश्यूज हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हम रिलैक्स नहीं करते हैं। तो ये एक मेडिटेशन वगैरह चीज़ें करनी चाहिए, वेट मैनेज करना चाहिए, BMI हमेशा कोशिश करें कि BMI हेल्दी वेट में रहे। उसके अलावा हम बैलेंस लाइफस्टाइल जी सकते हैं, ये स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन सब से बच के रह सकते हैं, क्योंकि कुछ अच्छा नहीं आने वाला इससे आउटकम, ठीक है। अब हमने देख लिया प्रिवेंशन। प्रिवेंशन 2 तरह की हो सकती है, एक जनरल, दूसरा स्पेसिफिक, ठीक है। जनरल तो आप समझ गए, सामान्य तरीके से, सामान्य, एकदम कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं कर रहे हैं हम, सामान्य। बट स्पेसिफिक हो गया विशिष्ट, ठीक है, वह विशिष्ट हो गया आपका। दूसरा हो गया विशिष्ट। आपने देख लिया 2 तरह के, ओके।
जनरल में क्या होता है, जनरल में ये है कि आपको पता है कि यहाँ पे आपको जनरल ऐसा हो गया कि आपको पता है कि किसी को सर्दी खांसी है, तो आप अपने आप को एक्सपोज होने यानी कि उसके सामने जाने से बचाओगे। कैसे? मास्क लगा के, है ना, मास्क लगाओगे, सोशल कांटेक्ट कम रखोगे, लेस सोशल कांटेक्ट, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। अगर मान लो कुछ ऐसे तरह की कुछ जनरल चीज़ें करोगे तो ये हो गया जनरल, एक्सपोजर बस बचा रहे हो। दूसरा है जैसे कि एयरबॉर्न माइक्रोब है, कुछ अगर आपको वही चीज़ जो मैं आपको समझा रही थी, कुछ हवा वाले बीमारी, आपको पता है कि हवा से होते हैं, हवा से फैलते हैं, तो आप ओवर क्राउडेड जगह नहीं जाओगे। अगर वाटर बॉर्न है, आपको पता है पानी से में ये कीड़ा पनपता है, ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा टाइफाइड के बारे में, गंदा पानी पियो तो टाइफाइड हो जाता है, ठीक है, टाइफाइड जैसी बीमारी है, तो आप क्या करोगे? साफ पानी पीने की कोशिश करोगे, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। कुछ वेक्टर बॉर्न अगर माइक्रोब है, यानी कि किसी तरह का वेक्टर की वजह से हो रहा है, तो क्या करोगे? क्लीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करोगे, है कि नहीं, साफ सफाई वाला एनवायरनमेंट प्रोवाइड करोगे, जैसे जिसमें मच्छर मक्खियाँ ना हो। वेक्टर क्या होता है? मच्छर मक्खी होती है, तो मॉस्किटो ब्रीडिंग रोकने की कोशिश करोगे, हाइजीन सही रखोगे, पब्लिक हाइजीन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर आपका जनरल तरीका, ठीक, ये कुछ जनरल चीज़ें थी। अगर हम लोग स्पेसिफिक की बात करें तो स्पेसिफिक में क्या होगा कि आप इम्यून सिस्टम ठीक करोगे, जैसे कि आप वैक्सीन लोग हैं, ठीक है, वैक्सीन लोग हैं, वैक्सीन क्या करेगा? एक स्पेसिफिक बीमारी को टारगेट करेगा, है कि नहीं, स्पेसिफिक डिजीज से लड़ेगा, तो ये एक तरीका हो गया। अभी एक और चीज़ मैं बता दूं, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड फॉर एवरीवन। एक और चीज़ स्पेसिफिक है कि अगर आप कोशिश करो कि आप अच्छा खाना और सही खाना सबके लिए, और स्पेसिफिक वे में क्या है, मैंने अभी आपको बताया वैक्सीन के बारे में, ठीक, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन, यानी कि हमारी इम्यून सिस्टम यहाँ पे काम आ जाती है। इम्यूनाइजेशन क्या करता है? इम्यूनाइजेशन ही हमारा ये वैक्सीन है। वैक्सीन कैसे काम करता है, कभी सोचा है? बड़ा आपने स्पेसिफिक और ट्रिकी चीज़ सीखी होगी। आज मैं थोड़ा एकदम सिंपल कोशिश करती हूँ आप लोगों को बताने की। आप लोग मुझे बताना समझ आया कि नहीं कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं आया तो मैं कुछ जो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो कंफ्यूज करती है उस पर एक क्लास बना दूंगी आप लोगों के लिए। बट अभी आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि वैक्सीन पे क्वेश्चंस आते हैं। 69th में भी आया था और इम्पॉर्टेंट है अभी कोविड के बाद। देखो वैक्सीन सिस्टम में होता क्या है ना, कि हम अपने इम्यून सिस्टम, यानी कि हम अपने जो इम्यूनिटी वाली चीज़ है उसको हम लोग उल्लू बनाते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली को उल्लू बनाते हैं। यहाँ देखो कहाँ गया, हाँ जी, चलो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसको, तंत्र को थोड़ा बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है, उल्लू बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बताती हूँ। हम क्या करते हैं, मैंने आपको इनेट और एक्वायर्ड बताया। अभी एक्वायर्ड के बारे में मैंने बताया कि हम अपनी बॉडी को एक्सपोजर जब होता है किसी बीमारी से तो लड़ने की क्षमता होती है। हम, अगर आपको पता है, अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, सिंपल कहानी से समझने की कोशिश करना। अगर मैं आपको बताऊं कि ए नाम का जो व्यक्ति है वो बड़ा खूंखार है, खतरनाक बंदा है, ठीक है, और मैं आपको बोलूं कि ए अगर घर में आ गया ना तो ए जो है वो घर में लोगों को मारेगा, ठीक, मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको पता है ए जो है वो मारने वाला है। अब मैं आपको बता दूं कि ए जो है वो चाकू लेकर आता है, ठीक है, चाकू लेकर आता है ए, उसको चाकू लेके मारना पसंद है, ठीक। तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी ए के बारे में। अब आप क्या करोगे, अपने घर में कोशिश करोगे कि ए ना आए। कैसे? गेट बंद रखोगे, ठीक है, कि ए घुस ना जाए घर में। दूसरी चीज़, आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहोगे कि अगर वो चाकू लेकर घुस भी जाता है तो आपके पास एक काउंटर वेपन हो, आपके पास एक काउंटर तरीका हो उसको मारने का, कि अगर घुस गया तो चलो तुम चाकू लेके आओगे, मेरे पास तलवार है, वैसा, ठीक है। तो ये क्यों आपको? क्योंकि आपको पहले से पता था कि ए इज़ अ खतरनाक ह्यूमन, खतरनाक चीज़ है। तो हम वैक्सीनेशन में भी यही करते हैं। हम क्या करते हैं, हमें जैसे फॉर एग्जांपल पोलियो लेके चलते हैं, पोलियो में क्या करते हैं, जिस वायरस से पोलियो होता है, ठीक है, उस वायरस को एटीन्यूएट कर देते हैं, ठीक है, उसको इतना वो कर देते हैं, वीक कर देते हैं कि वो अगर हमारी बॉडी में घुस गया, ठीक है, तो हमारी बॉडी में पोलियो तो नहीं करेगा, इतना वीक है, ठीक है, पोलियो नहीं करेगा, लेकिन हमारी बॉडी को आदत बन जाएगी, हमारा बॉडी पहचान जाएगा कि पोलियो करने वाला जो वायरस है वो ऐसा दिखता है, हमारी बॉडी को पहचान हो जाएगी पोलियो वायरस की, ठीक है। अब हमारी बॉडी को जब पहचान हो जाएगी पोलियो वायरस की, तो जब दोबारा स्ट्रॉन्ग वाला पोलियो का वायरस आएगा, ये तो वीक हमने जानबूझ के किया, हमने उल्लू बनाया, हमारे सिस्टम को वीक भेज दिया और इम्यून सिस्टम सोचा अरे भाई ये तो आ गया, इसको तो मारेंगे। अब वो इतना कम अमाउंट में था, इतना वीक था, लेकिन उसको इतना पता चल गया कि वो
कैसे काम करता है। अब जब स्ट्रॉन्ग वाला घुसने की कोशिश करेगा ना हमारी बॉडी को, तो हमारी बॉडी को पता होगा कि अरे ये तो वही पोलियो वायरस है, और उसको ये भी पता होगा कि वो कैसे हम पे अटैक करेगा। तो हमारा बॉडी पहले से एंटीबॉडी प्रिपेयर करके रखेगा उसके लिए। क्या करेगा, एंटीबॉडी उस बॉडी में हमारे पहले से प्रिपेयर्ड रहेगी, और हमारी बॉडी का जो एंटीबॉडी है वो पोलियो पे जाके अटैक करेगा और पोलियो होगा नहीं। यही है वैक्सीनेशन का तरीका, बट अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे ये तो एटीन्यूएट किया हमने, वीक किया, और भी बहुत तरीके। क्या करते हैं, लाइव वायरस को डाल देते हैं। कई बार क्या करते हैं, mRNA वायरस, माने वायरस का जो mRNA है उसको बॉडी में घुसा देते हैं, बेसिकली पहचानने के लिए। ठीक है, जैसे ए को हमने पहले पहचान लिया, हमें पता है ये मारता है, हमें ये पता है चाकू लेके आता है, तो हम हमारी बॉडी में ए को अगर मैं इस ए वाला सिचुएशन लूँ, तो ए वाली सिचुएशन में ऐसा हो गया, मैंने आपको बता दिया ए के पास चाकू है। ए का एकदम छोटा सा कोई दोस्त जो उतना खतरनाक नहीं है, जो ए के ही गैंग में है, उसको मैं आपके घर में घुसा दूँ, आपको पता चल जाएगा चाकू से मारता है, आपको ये भी पता चल जाएगा क्या, लेकिन आपको ये हानि नहीं कर पाएगा क्योंकि ये बहुत छोटा सा गैंग मेंबर है, बड़ा वीक गैंग मेंबर है। लेकिन आपको पता तो चल गया ना, कल को ए आएगा तो आप उससे लड़ लोगे। यही सिंपल सी वैक्सीनेशन की कहानी थी। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। अगर नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं और कोशिश करूँगी इलैबोरेट करने की। ठीक है, तो ये चलो, इससे आपको इम्यून सिस्टम पता चल गया, यानी कि स्पेसिफिक में हम अपना इम्यून सिस्टम करते हैं। आपको पता है बहुत सारे वैक्सीन अभी अवेलेबल हैं, और वैक्सीन में हमें क्या याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है वैक्सीन के नाम। ठीक है, वैक्सीन के नेम हमें याद रखने हैं, नेम ऑफ वैक्सीन्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेम ऑफ वैक्सीन हम अभी करेंगे जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, MCQ के टाइम हम अभी करेंगे, और मैं इस बार आज आप लोगों के लिए कुछ लाई भी हूँ। इस तरह से हमने ये पूरा चैप्टर एंड कर लिया, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पॉइंट दिए हुए थे NCERT में, जो कि कुछ नाम है साइंटिस्ट के और कुछ स्पेशल पॉइंट्स है, ये आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि 2 ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट मार्शल और वॉरेन, इन्होंने डिस्कवर किया था हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया। तो अब ये NCERT में नाम है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, करता क्या है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, तो पाइलोरी पी से स्टार्ट होता है, तो पेप्टिक अल्सर भी पी से स्टार्ट होता है। ये याद करने का तरीका है। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, ये पेट में बीमारी होती है, अल्सर पेट में होती है। ठीक है, पेप्टिक अल्सर, और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं पेट में, और ये आपका जो है वो लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे चीज़ जगह पे ये पेप्टिक अल्सर हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये तब होता है जब स्टमक का जो एसिड होता है ना, हमारे स्टमक में आपको पता है ना HCl होता है, एसिड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये जो स्टमक एसिड है वो डैमेज कर दे, ठीक है, हमारी इस लाइनिंग को। क्योंकि देखो अगर इतना बड़ा एसिड है हमारे पेट में, तो उसको एसिड अगर ऐसे ही इतना स्ट्रॉन्ग है, तो आपको नहीं लगता पेट की लाइनिंग को जला दिया होता? बट क्यों नहीं जलता हमारा पेट, जबकि इतना स्ट्रॉन्ग HCl जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है? क्योंकि हमारे पेट पे और इंटेस्टाइन्स में लाइनिंग होती है। जो लाइनिंग जो होती है ना, वो वहाँ पे म्यूकस होता है और वो हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। तो बट अल्सर में क्या होता है, ये HCl ही इस लाइनिंग को जलाने लगता है, और फिर सोचो कितना खतरनाक हो जाएगा। आपको यहाँ याद रखना है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का बैक्टीरिया पेप्टिक अल्सर करता है। डिस्कवरी की थी मार्शल और वॉरेन नाम के साइंटिस्ट ने, और क्योंकि इनको नोबेल प्राइज़ तक मिला हुआ है तो इनका नाम हो जाता है इम्पॉर्टेंट। याद रखेंगे ये 3 स्टार मार्क के 3 नाम याद रखने। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, नोबेल प्राइज़ मिला है ऑस्ट्रेलिया के, ये सब नहीं। नाम, बैक्टीरिया का नाम, बीमारी। उसके बाद एक बैक्टीरिया जिसको होते हैं स्टेफाइलोकोकाई, यही एक्ने करता है। एक्ने क्या होता है? एक्ने होते पिंपल्स, ठीक है, चेहरे पे पिंपल्स होती है ना, वो स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के वजह से होता है। फिर अगर हम लोग बात करें तो ट्राइपेनोसोमा नाम का एक प्रोटोजोआ है जो स्लीपिंग सिकनेस करता है। ठीक है, तो ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्राइपेनोसोमा, क्योंकि ट्राइपेनोसोमिएसिस, ये जो स्लीपिंग सिकनेस है ना, इसका दूसरा नाम होता है ट्राइपेनोसोमिएसिस। ठीक है, ये भी मैंने आपको बहुत क्लासेस में बताया है। ठीक है, ये बीमारी कॉज करता है। फिर आपको बता दूं, काला जार नाम का एक बीमारी है, वो प्रोटोजोआ। यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, ट्राइपेनोसोमा प्रोटोजोआ से हो रहा है, काला जार जो कि लिस्मानिया नाम के प्रोटोजोआ से हो रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना। एक और चीज़ बता दूं काला जार के बारे में, काला जार का वेक्टर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन करता है काला जार। सैंड फ्लाई, नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दिख जाएगा। ठीक है, जो नहीं भी NCERT में वो भी बता रही हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद हम अगर एक और देखें तो ये बात बता दूँ, स्मॉल पॉक्स वायरस काउपॉक्स से वायरस से रिलेटेड है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसको आप देख लोगे एक बार। ये याद रखना है एडवर्ड जेनर जी का।
एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने ही वैक्सीन का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, ठीक है। और सबसे पहले उन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट वैक्सीन स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बनाया था। स्मॉल पॉक्स एक बहुत खतरनाक बीमारी होती थी, होता था इंसान मर जाते थे हमारे प्रीवियस एंशंट हिस्टोरिकल टाइम पे। एंशंट हिस्ट्री मत समझना, हिस्टोरिकल टाइम की बात कर रही हूँ। तो एडवर्ड जेनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, यही वैक्सीन का कॉन्सेप्ट लेकर आए। सोचो आज नहीं होता वैक्सीन तो हम क्या करते हैं। एक और चीज़ बता दूं, एक रेबीज वायरस होता है जो कि कुत्ते के काटने से या दूसरे एनिमल, आप एक चीज़ याद रखेंगे, रेबीज सिर्फ इन्फेक्टेड डॉग ही नहीं दूसरे एनिमल से भी हो सकता है। इससे क्या होता है ना, मैड डॉग भी बोलते हैं, रेबिड डॉग बोलते हैं वैसे डॉग को जिसके अंदर रेबीज होता है, और ये हमें भी अफेक्ट कर सकता है अगर ये कुत्ता काट ले तो इस तरह से हमने ये पूरा चैप्टर फिनिश किया। वाई डू वी फॉल इल, इंग्लिश हिंदी सब में देख लिया। अब हम करेंगे वो चीज़ जो बताएगी कि हमने ढंग से पढ़ा है या नहीं। उससे पहले मैं बता दूं, प्रीवियस क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था और मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था कि किसी ने पूछा था कि ड्रिप इरिगेशन सबसे इफेक्टिव है या नहीं पिछली क्लास में। तो मैं बता दूं, उस क्वेश्चन में जब मैंने चेक किया था तो उस क्वेश्चन में आंसर देखो, स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, जब आप फील्ड में जाते हो ना तो ऐसे स्प्रिंकल्स बने होते हैं, उसमें पानी निकल रहा होता है। और ड्रिप इरिगेशन भी जो है वो सिमिलर सिस्टम ही है। तो अगर एग्जाम में स्पेसिफिकली पूछे कि कौन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है तो मोर देन अबव ऑप्शन हो ना, क्योंकि उस क्वेश्चन में नहीं था, मोर देन अबव ऑप्शन हो तो वो लगा के आए। बट अगर एकदम स्पेसिफिकली पूछे और ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर भी हो तो आप लोग ड्रिप लगा लेना, ठीक है। मैंने चेक किया तो ड्रिप इरिगेशन ही होगा इसका आंसर। बाकी आप लोग चिंता ना करें, कोई भी कुछ भी अगर आपको लगे, कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल दें, मैं उसको क्लियर आउट कर दूंगी। कुछ भी डिफ़िकल्ट या गलत नहीं पढ़ाया जाएगा। बाय द वे स्प्रिंकलर सिस्टम उसका आंसर था, बट अगर एग्जाम में आए तो टू बी मोर स्पेसिफिक ड्रिप इरिगेशन लगा लेना आप लोग, ठीक है। बट बेटर होगा कि मोर देन वन आंसर लगाएं, ठीक है। तो ये मैंने क्लियर कर दिया। अब चलो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आज मैं क्या लाई हूँ, आप लोगों के लिए क्वेश्चन तो लाई हूँ, बट मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो हमने BCW की बुक तर्कश में दिया था, आप चाहो तो उसको खरीद सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक है, वो भी लेकर आई हूँ। तो हम एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको इससे बता दूंगी इसके थ्रू, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा ये एक्स्ट्रा पॉइंट BCW से बताना मुझे, क्योंकि वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मैं क्या करूँगी, हर क्लासेस में कोशिश करूँगी एडिशनल पॉइंट लेकर आऊँ, और एक क्लास कर दूँगी आप लोगों के लिए जो सिर्फ MCQs से रिलेटेड हो, ठीक है। तो आप लोग बस बताएं अगर आप लोगों को कुछ इनोवेशन चाहिए या कुछ भी चाहिए, और लाइक कर दे सेशन को, तो वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है। बट कमेंट सेक्शन इंटरैक्टिव रखें, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु अटेम्प्टेड वैक्सीनेशन, ओके। अटेम्प्ट किसने किया था। अगर मैं आपसे बोलूँ कि हु डिड दिस, मतलब हु इन्वेंटेड वैक्सीनेशन, तो अभी हमने ऊपर देखा कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन को पाइनियर किया था, क्रिएट करके पहला वैक्सीन, वो एडवर्ड जेनर जी थे, ठीक है। NCERT में ही देखा तो देख लो, NCERT से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। अभी इसमें दूसरे साइंटिस्ट का भी नाम था, जैसे कि रॉबर्ट कॉश। तो आपको रॉबर्ट कॉश के बारे में भी बता दें। रॉबर्ट कॉश एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रेसिस, जो एंथ्रैक्स नाम की बीमारी कॉज करता है। दूसरा एली मेटचिनकॉफ, जिनके बारे में इसमें दिया हुआ है, उन्होंने डिस्कवर किया था फैगोसाइटोसिस, यानी कि जो हमारा नेचुरल, जो मैं आपको बता रही थी ना, नेचुरल इन्नेट इम्यून सिस्टम, उसी को नेचुरल यहाँ पे कह रहे हैं। नेचुरल इम्यून सिस्टम या इन्नेट इम्यून सिस्टम, उसमें ना फैगोसाइट्स का बड़ा रोल होता है। तो उस फैगोसाइट्स का रोल इन्होंने डिस्कवर किया था, एली मेटचिनकॉफ। तो ये दो नाम और दो साइंटिस्ट के आप नाम याद रखोगे। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि BCG इम्यूनाइजेशन किस बीमारी के लिए होता है BCG, तो ये होता है TB। BCG इम्यूनाइजेशन इज वैक्सीन ओनली। BCG वैक्सीन आपको याद रखना है कि BCG TB के लिए होता है। BCG का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो दिस इज, यही मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये देखो TB जनरली क्या है, बैक्टीरिया से होता है। आपको पता है बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये नाम आप बैक्टीरिया का याद रखोगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज़, इससे लड़ने के लिए जो वैक्सीन है उसका नाम है BCG का फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेटेग्यूरिन, ठीक है। और ये मॉडिफाई किया गया था माइकोबैक्टीरियम बोविस नाम के किसी बैक्टीरिया के स्ट्रेन को लेकर, ठीक। तो अब देखो कितना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने अलग अलग एग्जाम में, जुडिशरी के एग्जाम में भी आ रखा है, BPSC के भी एग्जाम में आ रखा है सेम क्वेश्चन, तो इसीलिए ये हो जाता है इंपॉर्टेंट, ठीक है।
उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो निमोनिया एक इन्फेक्शन है, वो कहाँ होता है, जैसे हमने कहा था कुछ बीमारी कहीं स्पेसिफिकली होती है, तो आपको पता है लंग्स में होता है, ये बीपीएससी में आ चुका है। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन ना पेयर ऑफ वैक्सीन से रिलेटेड है। क्या टीबी एटीएस से होता है? आपको पता है कि टीबी हमने बीसीजी देखा है, तो क्या बीसीजी यहाँ है, मतलब इनकरेक्ट, इसमें से हमें करेक्ट पेयर मैच करना, तो ये तो गलत हो गया। टेटनस क्या बीसीजी से होगा? नहीं, ये भी गलत हो गया। स्कर्वी जो होती है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है, और विटामिन सी जो होता है वो थायमीन नहीं होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो ये देखो एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं विटामिन सी को, उसकी डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी, तो ये भी गलत हो गया, यानी आंसर होगा मलेरिया क्लोरोक्विन, और अभी ऊपर मैंने आपको क्लोरोक्विन भी बताया है। तो देख रहे हो एक क्वेश्चन के ऑप्शन से ही हम कितने चीज़ें पता कर सकते हैं। आज का क्लास इसलिए इंटरैक्टिव होगा। अब क्योंकि इसमें अलग अलग बीमारियों के नाम मेंशन थे, तो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी बता दूं, जैसे मलेरिया मैंने बताया प्लाज्मोडियम, उसके अलग अलग स्पीशीज होते हैं, जैसे फैल्सीपेरम, वाइवेक्स, ओवेले, मलेरी, बहुत सारे होते हैं, बट प्लाज्मोडियम याद रहेगा, तो बाकी आप गेस कर सकते हो, ठीक है। एनोफिलिस फीमेल पता है आपको, उससे होता है। स्प्लीन अफेक्ट करता है, हमने बताया आरबीसी में भी अफेक्ट करता है। क्लोरोक्विन नाम की ड्रग होती है जो इसको ट्रीट करने में हेल्प करता है। क्लोरोक्विन जो है वो सिंकोना ट्री से निकलता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और हमने बीच में टेटनस भी है इस ऑप्शन में, तो टेटनस भी देख लेते हैं। टेटनस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, नाम याद रखेंगे। और ये किसको अफेक्ट करता है? नर्वस सिस्टम को, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर किसी को टेटनस हो गया ना, तो उसके नेक और उसके जबड़े, इन दोनों में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, मतलब सिकड़ जाएंगे। और लंग्स के बारे में यहाँ पे देखो, लंग्स आपको पता है, लंग्स टेरेस्ट्रियल फॉर्म, वर्टिब्रेट मछलियाँ वगैरह गिल्स यूज़ करते हैं, बट हम चिड़ियाँ, मैमल्स, हम लोग और रेप्टाइल लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। ये पिछले क्लासेस में भी बताया मैंने। अभी देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, बट इम्पोर्टेंट। एड्स किससे होता है? तो वायरस से, पता है आप लोगों को। इसमें से कौन सी बीमारी है जो वायरस से होती है? कोलेरा, अभी हमने टेटनस देखा, तो वो तो है नहीं। ऊपर क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नाम का बैक्टीरिया, ये देखो इसीलिए नाम इंपॉर्टेंट है, पता रहेगा तो एलिमिनेट कर पाओगे। टाइफॉइड बिल्कुल नहीं, कोलेरा नहीं, क्योंकि आपको पता है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, बट कॉमन कोल्ड होता है, ठीक है। अब हम लोग अगर एक क्वेश्चन देखें, हाँ जी, एड्स है ना, एड्स से रिलेटेड कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं लेकर आई हूँ। देखो एड्स का फुल फॉर्म पता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स वायरस को सबसे पहले डिस्कवर जिन प्रोफेसर ने किया था, उनका नाम था लूक मॉन्टेजिनियर, ठीक है। उसके अलावा एड्स जो है वो HIV से होता है, तो पता ही है। HIV वायरस के अंदर RNA होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है अगर BPSC डिटेल में जाना चाहे तो। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया है कि वो एलिमिनेट कर देंगे एड्स बाय 2030, तो ये करंट अफेयर का पार्ट हो गया। उसके अलावा जो एड्स होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए, यानी HIV को डिटेक्ट करने के लिए एक तरीका होता है, इसको एलाइजा बोलते हैं। देखो वेस्टर्न ब्लॉटिंग तो नहीं दिख सकता एग्जाम में, मुश्किल है, बट एलाइजा दिख जाएगा। एलाइजा एकदम से रट लीजिएगा, ठीक है। इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे होता है, तो एलाइजा एड्स, ये याद रख लो तो क्वेश्चंस बन जाएंगे। एक और क्वेश्चन जो UPSC में आया, तो देख रहे हो ये चैप्टर सिर्फ BPSC में सीमित नहीं है, UPSC के लिए भी काम का है। इसमें से कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है उसको कल्चर किया जा सकता है आर्टिफिशियल मीडियम में? अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा अटपटा सा है, हमने अभी ऊपर पढ़ा इतना कुछ, बट ये मिल नहीं रहा है उससे। पर देखो किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर ये सिखाती हूँ। देखो इसमें पूछे कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल मीडियम, अगर इसका हिंदी काउंटर पार्ट देखे तो बोलेगा किसको कल्चर कर सकते हैं, यानी किसको लैब में हम बढ़ा सकते हैं इसका नंबर। लैब में यानी कि आर्टिफिशियल का मतलब लैबोरेटरी में, सिंपल बात है। अभी देखो मैंने आपको कितनी बार बताया वायरस के बारे में। ऊपर हमने ये भी देखा कि एंटीवायरल ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है, क्यों? क्योंकि वायरस का बहुत कॉम्प्लेक्स मशीनरी है, वो जब होस्ट में जाएगा तब वर्क करेगा। तो जो इतना कॉम्प्लेक्स है, जिसको होस्ट चाहिए, उसको आप लैब में कल्चर कर पाओगे क्या? सोच के देखो, मुश्किल है ना। आप उसको होस्ट ढूंढ के लाओगे, ये करोगे वो करोगे, इतना तो बहुत मुश्किल होता है उसको सिंथेटिक मीडियम देकर कल्चर करना, ठीक है। तो इसी वजह से इसमें आप एड वायरस को हटा दो। वायरस हटाते ही आपका 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, एक ही बचा, 1 and 2 ओनली, सिंपल। अब देखो एक क्वेश्चन मैं दिखाती हूँ आपको जो 2-3 बार आया एग्जाम में और बहुत काम का है। ल्यूकीमिया को कहते हैं ब्लड कैंसर को, ठीक है। ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो गया है कि नहीं, ये फैलता थोड़ी ना है, ये कैंसर है।
जब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ब्लड कैंसर की बात करते हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए एक आइसोटोप यूज़ होता है। उस आइसोटोप का नाम याद रखना है कोबाल्ट 60। देखो कोबाल्ट 60 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ठीक है, और ये कैंसर ट्रीट करने में मदद करता है। क्या करता है, कोबाल्ट 60 निकालता है एक रे जिसको कहते हैं गामा रे। ये गामा रे कैंसर सेल पे वर्क करता है और कैंसर सेल को मार देता है। वैसे ही एक और कोबाल्ट का आइसोटोप है, इसको कोबाल्ट 57 कहते हैं। ये इसमें नहीं था बट ये काम का है। कोबाल्ट 57 किस चीज़ में हेल्प करता है, तो पानी का जो मूवमेंट होता है ना प्लांट में, जाइलम फ्लोएम बताया था ना आपको, तो जाइलम से पानी का जो मूवमेंट होता है उसको स्टडी करने के लिए हेल्प करता है। तो कोबाल्ट 60, अब देखो कोबाल्ट 60 एक और बार आया जुडिशियल सर्विस में भी कि कौन सा आइसोटॉप हेल्प करता है ल्यूकीमिया, तो कोबाल्ट 60। अब देख लो किस तरह से रिपीट होती है क्वेश्चन, एक एग्जाम में ही सीमित नहीं है। तो अगर आपने क्वेश्चन जम के बनाए हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्पेशली बायो में तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये देखो कौन सा कैरियर है कम्युनिकेबल डिजीज का सबसे कॉमन, कैरियर ही वेक्टर है भैया, ठीक है, एक ही चीज़ है, कन्फ्यूज नहीं होना है। वेक्टर काम तो यही करता है ना, कैरी करता है बीमारी। तो सबसे कॉमन कैरियर कौन है, एंट, ड्रैगन फ्लाई, हाउस फ्लाई, स्पाइडर। मक्खी, हाउस फ्लाई सबसे कॉमन होती है। कौन सा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का जिसको अल्जाइमर अफेक्ट करता है, तो अल्जाइमर एक दिमागी बीमारी है, ठीक है, तो ब्रेन, अल्जाइमर एक ब्रेन डिसऑर्डर है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये सोचने और समझने की जो क्षमता है ना उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इंसान को याद भी नहीं रहता अल्जाइमर में कि उसको क्या हुआ है। ये ओल्ड एज में मोस्टली देखा जाता है, 60 के ऊपर के लोगों को अफेक्ट करता है। और ये नाम जो है डॉक्टर एलोइस अल्जाइमर के ऊपर रखा गया है इस बीमारी का नाम, जिन्होंने 1906 में एक औरत के टिश्यू को में नोटिस चेंज किया था मेंटल इलनेस का, तब उनको पता चला इस तरह की उसको बीमारी थी। तो इस तरह से हमने इसमें रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन भी किए एंड आई होप आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से दिमाग में डाल लोगे। सारे PYQs हैं और आपके काफ़ी काम आएगा इस चैप्टर। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, लेट मी टेल यू अगेन एंड अगेन, दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर जो है वो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी चांसेस है कि इससे 2-3 क्वेश्चन तो पकड़ा जाएंगे, 2-3 मिनिमम बता रही हूँ क्योंकि ये वैसा ही है। और UPSC BPSC सब में ये कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। तो आप लोग बस रिवाइज़ करें अच्छे से, ठीक है, और पढ़ते रहें और मुझे बताएं कि आप लोगों को ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, कि मैं ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को दे दिया करूँगी आगे से जब PYQ करूँगी। और कुछ भी समझ ना आए, कुछ भी आपको कुछ कहना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड हम लोग 9th ख़त्म ही कर चुके हैं, अब 10th में जाएंगे। सो 10th इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 9th 10th काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पढ़ते रहें एंड रिवाइज़ करते रहें, और रिवाइज़ तो करें साथ साथ क्वेश्चन भी बनाते रहें। और मैं ऐसे ही आप लोगों की हेल्प के लिए हमेशा रहूँगी और आप लोग बस पढ़ते रहें। चलिए फिर मिलती हूँ दूसरी क्लास में, आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।